अच्छा हुआ छोटा मंत्रालय मिला, हमारी पार्टी का नेता हमारे सामने हैसियत में रहेगा, औकात में रहेगा। 50 सांसद दूसरे दलों के उन्होंने एडजस्ट कर लिए हैं। देखिए, अमित शाह एक तरह से नरेंद्र मोदी के पहलवान, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू चौकन्ने बैठे हैं। उनकी निष्ठा हमेशा बीजेपी सरकार के लिए संदिग्ध है और रहेगी। विपक्ष बहुत मजबूत है और आने वाले समय में मजबूत होने के आसार दिख रहे हैं। जाट को उन्होंने नकार दिया कि इनको हम साथ लेके नहीं चलेंगे, न मंत्री पक्ष में बनाएंगे और न आप पॉलिटिक्स में साथ लेके चलेंगे। नमस्कार, चेक पोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। सर, पोर्टफोलियो का बंटवारा हुआ है। आप कैसे देखते हैं इसको? इस पोर्ट पूरी तरह से मोदी में है, पूरी कैबिनेट अपने करीबियों को इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं फाइलें अब सेव हो गई हैं जो किसी और को बिठाने से खुल सकती थी। देखिए, इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि मोदी 2 और 3 में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। इसका कारण ये है कि लगभग 37 मंत्री तो रिपीट हुए हैं और प्रमुख 4 मंत्रालय जो है वो बीजेपी के पास है। तो इसका एक इस तरह से पहलू देखिए, विभागों में के मामले में जरूर ये सरकार पिछली सरकार जैसी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पिछली सरकार जैसी मजबूत है। दोनों में फर्क है। विभाग पर आपका कब्जा हो सकता है, उसकी एक एनडीए की जो अंतः संरचना है उसके हिसाब से ये संभव है। चूंकि चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो अंदर की बात यह है कि ये दोनों भी उन 4 विभागों में से कोई विभाग लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये अपनी पार्टी के किसी नेता को अपने समकक्ष केंद्र में बड़ा करके खड़ा नहीं करना चाहते। अगर खुद इनके मंत्री बनने की बात आती तो ये जरूर उन 4 में से एक पर दावा करते। तो इनको कोई गिला शिकवा नहीं है कि विभाग मंत्रालय नहीं मिले। अच्छा हुआ छोटा मंत्रालय मिला, हमारी पार्टी का नेता हमारे सामने हैसियत में रहेगा, औकात में रहेगा। अगर वो बड़ा बन जाएगा तो फिर हम मुख्यमंत्री और वहां केंद्र में बड़ा व्यक्ति, ये एक सपोर्ट कर रही थी भारतीय जनता पार्टी को। तो यही कारण है कि ये दिखता है एक सामंजस्य, लेकिन देखिए कहाँ सामंजस्य नहीं दिखता है। एक नाथ शिंदे कह रहे हैं कि उनके कितना 7 एमपी है ना, तो उनके जो इतने एमपी हैं, लेकिन 5 एमपी वाले एलजेपी को कैबिनेट का दर्जा मिल जा रहा है। इसी तरीके से आप देखिए, जेडीयू को भी बड़ा मंत्रालय मिल रहा है, हालांकि उसके पास में 12 सांसद हैं, मगर जीतन राम मांझी एक सांसद और उनको कैबिनेट मिल रहा है। तो ये एक असंतोष वो रखते हैं कि एमओएस जो है वो हम क्यों ले, हमें तो कैबिनेट मिलना चाहिए ना, 7 सांसद हैं। एनसीपी का विरोध था कि हमें एक है लेकिन दूसरे को भी मिला है कैबिनेट और हम तो एक्सपीरियंस हैं तो हमको क्यों नहीं मिलेगा। इस तरह का अंतर विरोध है। स्पीकर का पोस्ट चाहिए, इस पर भी एक दावा है, लेकिन बड़े मंत्रालय चाहिए, इसके लिए लड़ाई नहीं दिखी। तो इसका कारण यही है कि क्षेत्रीय दल कभी भी एक अतिरिक्त सत्ता को दिल्ली में अपनी पार्टी से स्थापित या बड़ा होने देना नहीं चाहते। इसलिए सरकार जरूर बनी हुई है, लेकिन शक्ति संतुलन अभी पहले जैसा नहीं है जैसा मोदी 2 में था या एनडीए 2-3 में है। लेकिन ये आपने जो एंगल दिया, ये मैंने पहली बार सोचा। ये बात ठीक है कि कोई भी अपने स्टेट में अपने से बड़ा सेकंड लीडरशिप भी नहीं कहूंगी मैं, पैरेलल नहीं लाना चाहता। अच्छा, जो स्पेकुलेशंस बाजार में रहे या हमारी खबरों की दुनिया में, उसमें ये था कि भाई कोई नब्ज दबी हुई है, कोई फाइल दबी होगी। देखिए, बिहार और आंध्रा जो हैं वो फाइनेंशियली बहुत वीक है, आर्थिक तौर पर केंद्र पर निर्भरता है, इन्हें स्पेशल पैकेज चाहिए। तो शायद ऐसी कोई डील हुई होगी, इसकी वजह से जो है दोनों ने एडजस्ट कर लिया। आप इत्तेफाक रखते हैं फिर इस बात से? नहीं नहीं, देखिए काम करने का जो तरीका है, कोई किसी भी पार्टी की सरकार हो और उसकी फाइलें बन जा सकती हैं, और हमारे देश में जिस तरह की राजनीति होती है फाइलें बनती हैं, लेकिन जो बड़ा दल होता है वो बहुत सारी छोटी बातों को इग्नोर करके चलता है। सरकार भी कई बातों को इग्नोर करके ही चलती है। हर बात को एकदम आइडियलिज्म के पैमाने पर कस करके सरकार नहीं चल सकती।
लेकिन अब क्या है, उलट गया है सिचुएशन। अब क्या है, आइडियलिज्म के नाम पे नहीं चल सकती है, लेकिन आइडियलिज्म को धत्ता बता करके चल सकती है, इस मोड में आ गई। यानी जरूरत से ज्यादा आप क्या, आपको आपकी फाइल हमने बना ली, लेकिन अब उस फाइल का इस्तेमाल आपसे और गलती कराने के लिए हम करेंगे, इस मोड में आ गई। तो इस वजह से क्या है कि बहुत सारे छोटे दल जो हैं, उनके डर का भी कारण यही है, उनके समझौते का भी कारण यही है, और मुक्ति पाने की जो चाहत है उनमें, जिस वजह से इंडिया जैसा गठबंधन बनता है, उसका भी कारण यही है। अब इस दबाव को कौन अपने पास खींच पाता है, लड़ाई, इस दबाव से लड़ने की राजनीति या इस दबाव के सामने झुकने की राजनीति, यही संघर्ष इस देश में चल रहा है। फिर वो अफवाहें कि स्पीकर का पद टीडीपी मांग रही है, पुराना एक्सपीरियंस है, और चंद्रबाबू नायडू की जो पॉलिटिक्स है वो कभी डोमिनेट नहीं होते किसी से, ये सब क्या फिर ये सब अफवाहों का हिस्सा है या कुछ आधार है? अब केंद्र का मौका भी तो सर बार बार नहीं मिलता। देखिए, इसका आधार सिर्फ वही आशंका है कि दोनों दल डरे हुए हैं, जो बैसाखियां हैं ये एनडीए सरकार की, वो दोनों दल ये चाहते कि कहीं ऐसा तो ना हो जाए, इस आशंका से जूझ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए कि हमारी पार्टी को ही भविष्य में तोड़ लिया जाए, हमारे सांसदों को ही तोड़ लिया जाए। तो अगर हमारा स्पीकर होगा तो अनैतिक तरीके से तोड़ने की किसी एक्शन को वो नहीं होने देगा, ये आशंका है। अब इस आशंका को अगर डाइल्यूट करने में बीजेपी कामयाब रहती है तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उनमें से जो एक तरीका ये भी है कि एन चंद्रबाबू नायडू की साली एन पुरंदेश्वरी देवी को स्पीकर बना दिया जाए, ताकि उनकी साली भी हो गई और बीजेपी के सांसद भी हो गई। तो वो उनको मना करना मुश्किल होगा, क्योंकि आंध्र की सियासत में एक व्यक्ति अगर बन रहा है स्पीकर तो कैसे चंद्रबाबू नायडू मना करेंगे। इसलिए इस किस्म का रास्ता निकलता है और निकलने के आसार बनते हैं। कुछ कुछ जगहों पे ऐसी भी अफवाहें थी, कुछ कुछ और भी जो मीडिया के लोग हैं वो ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो वो श्योर है बिल्कुल, अमित शाह का कुछ रिएक्शन ना देना। 50 सांसद दूसरे दलों के उन्होंने एडजस्ट कर लिए हैं और थोड़े समय बाद बीजेपी पूर्ण बहुमत में आ जाएगी, और यही एक रीजन है कि उन्होंने अपने पास सारे बड़े विभाग रखे हैं। मोदी के जो फेवरेट नेता हैं उन्हें वही मंत्रिमंडल में जगह पाते हैं और सेम विभाग मिलते हैं। आपको लगता है कि हाँ ऐसा होगा? छोटे छोटे दलों को मैनेज करना तो बहुत नॉर्मल है, और आजकल तो ऐसा भी है ना सर, सुबह रात को सोते हैं सुबह उठते हैं तो बीजेपी में है, तो आत्मा की आवाज सुनते हैं और फिर पार्टी का ही परिवर्तन कर लेते हैं। देखिए, क्षमता के हिसाब से तो सब लोग जानते हैं कि बीजेपी ऐसा कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद आज तक उद्धव ठाकरे को तो नहीं जोड़ पाई। तोड़ जरूर सकी, जोड़ नहीं सकी। समाजवादी पार्टी को तो अपने साथ नहीं जोड़ सकी, बीएसपी को तो अपने साथ जोड़ नहीं सकी। अलग बात है कि समर्थन मिलने और चुनाव लड़ने को लेकर तरह तरह से बातें बनाई कही जाती हैं। तो ऐसा नहीं कि पैसों से या सामर्थ्य से सब कुछ मैनेज किया जा सकता है। ये अगर मैनेज होता भी है तो इसकी लॉन्गिविटी कितनी होगी, क्योंकि इसका जो बुरा नतीजा है वो जनता के परसेप्शन पर बीजेपी के लिए नेगेटिवली आएगा और पड़ेगा। तो जनता का परसेप्शन महाराष्ट्र में खराब हुआ, उसके नतीजे सामने हैं। अगर वैसा ही परसेप्शन वो पूरे देश में चाहते हैं तो जरूर उसी रास्ते पर चलेंगे। लेकिन अगर महाराष्ट्र से वो सीख लेना चाहते हैं तो इस जोड़ तोड़ की राजनीति से तौबा करके सबको साथ लेने की राजनीति की ओर चलेंगे। ये दोनों ऑप्शंस हैं। अब बीजेपी का जो स्वभाव है उसके हिसाब से वो आगे बढ़ेगी। अमित शाह का स्वभाव सर, अगर मैं डायरेक्टली पूछूं, अब सीबीआई ईडी वो वाले मंत्रालय, लोग बोल रहे थे कि कुछ भी हो जाए होम मिनिस्ट्री जो है वो नहीं जानी चाहिए अमित शाह के पास, लेकिन अब तो होम मिनिस्ट्री उन्हीं के पास है, विभाग उन्हीं के पास है, और जो उनका पॉलिटिक्स का स्टाइल है वो किसी से छुपा नहीं है। एग्रेशन और एग्रेसिव होके जिस तरह से वो डोमिनेट करते हैं दूसरे नेताओं को और पॉलिटिकल पार्टीज को। देखिए, अमित शाह एक तरह से नरेंद्र मोदी के पहलवान हैं। एक तरह से आप ये गए, आजकल जो बाउंसर होते हैं ना, वो बाउंसर बोल लीजिए, वो बाउंसर है। तो बाउंसर में ताकत तो होती है,
क्रूरता भी होती है, स्थिति से निपटने का मसल्स पावर जो है वो सब होता है, लेकिन फिर भी वो होल सोल सारी स्थितियों के लिए जिम्मेदार नहीं होते। जिम्मेदार तो नरेंद्र मोदी और उनका इकोसिस्टम जिसके प्रभाव में नरेंद्र मोदी रहते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, देश के कॉरपोरेट घराने हैं, वो लोग अमित शाह को उस तरीके से इस्तेमाल करते हैं जैसे एक मसल्स पावर को किया जाता है। उनमें जब ये जरूर सच है कि अमित शाह की में वो सारी चीजें हैं जो गृह मंत्री के तौर पर उनको दूसरों के लिए एक खौफनाक बनाते हैं कि हमारी पार्टी तोड़ लेगा, ये हमारे सांसद तोड़ लेगा, विधायक तोड़ लेगा, राज्यसभा के सदस्य तोड़ लेंगे, इस पार्टी भी तोड़ सकते हैं, ये सारा खौफ रहता है। लेकिन ये एक व्यक्ति अमित शाह को हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं बता सकते। ये पूरा वो इकोसिस्टम है जिसने पूरी सत्ता पर कब्जा किया हुआ है और दोबारा कम शक्ति के साथ सत्ता में आने के बावजूद अपनी शक्ति को फिर से रीस्टोर करने की कोशिशों में लगा हुआ है। लास्ट सवाल सर, ऑपोजिशन इन सारे थ्रेड्स के बाद, भूल जाइए मोहन भागवत क्या कह रहे हैं, और फाइनेंशियली बहुत साउंड है बीजेपी, कई कई हजार करोड़ का तो कुछ अता पता ही नहीं है, ऐसे भी आरोप लगते हैं, हम देखते हैं। ऑपोजिशन स्ट्रांग रहेगा आपको लगता है सदन में, मैनेज कर पाएगा इस बार? अपोजिशन स्ट्रांग हो चुका है। कांग्रेस पार्टी अपने आप में 100 के करीब पहुंच चुकी है, निर्दलीय मिला के 101 सांसद हो चुके हैं। हाँ। तो दुगनी ताकत तो हो चुकी है कांग्रेस की। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, आरजेडी जैसे दल उनके साथ हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे उनके साथ हैं, एनसीपी तो मर्ज करने की स्थिति में है। तो अपोजिशन बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हाँ, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और हरियाणा, इन 3 राज्यों में जो चुनाव होंगे नवंबर तक, इन चुनावों में अपोजिशन के जीत के आसार हैं। और उसमें अगर ये जीतते हैं, जीत के आसार इसलिए भी बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में आप वोट का परसेंटेज देख लीजिए, बहुत बड़ा फर्क है बीजेपी और उनके सहयोगियों के साथ में। हरियाणा में वोट का परसेंटेज देख लीजिए कि कांग्रेस के पक्ष में है वोट परसेंट, 5-5 सीट दोनों जीते हैं लोकसभा में। और झारखंड में भी वोट का परसेंटेज जो है एनडीए के, इंडिया के पक्ष में है। तो विधानसभा चुनाव में ये तीनों स्टेट इंडिया जीत सकता है। तो उसके बाद कई सांसद जो उद्धव ठाकरे में वापस आना चाहते हैं, शरद पवार में, हालांकि शरद पवार के, अजित पवार के पास सांसद नहीं लेकिन विधायक तो हैं, तो वे लोग वापस जब जाएंगे तो सत्ता का जो समीकरण है एक बार फिर बदल सकता है। और जैसे भी बदलाव की आहट होगी वैसे ही नीतीश और चंद्रबाबू नायडू चौकन्ने बैठे हैं। उनकी निष्ठा हमेशा बीजेपी सरकार के लिए संदिग्ध है और रहेगी, बस परिस्थिति का ही इंतजार है। इसलिए विपक्ष बहुत मजबूत है और आने वाले समय में मजबूत होने के आसार दिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रेम जी, आपने समय निकाला और खुलकर बातचीत की, और उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। एक मजबूत विपक्ष जरूरी है, अंतरात्मा की आवाज ना उनकी जगह जिस तरह से सियासी तौर पर जगती है, और हमें सदन में एक हेल्दी डिबेट मिले और हेल्दी चर्चा हो। और मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन तो आप भी देख ही रहे हैं कि ना के बराबर हो गया है प्रेम जी, तो शायद उस तरफ कुछ नजर आए। ये एक, इस पर एक पॉइंट अपना रख दीजिएगा मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा डिविजिव पॉलिटिक्स खेली है, सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं। लोग सोचते हैं कि सिर्फ मुसलमानों के साथ डिविजिव पॉलिटिक्स खेली है, नहीं। आप देख लीजिए, जाट को माइनस रख करके ही वो राजनीति कर रहे हैं, सारा समीकरण जाट को। तो जाट को उन्होंने नकार दिया कि इनको हम साथ लेकर नहीं चलेंगे, ना मंत्री परिषद में बनाएंगे और ना आप पॉलिटिक्स में साथ लेके चलेंगे। मराठा को भी हटा करके उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन बाद में ऐसा कुछ समीकरण हुआ कि उनको मराठों के ही साथ सरकार बनानी पड़ी। लेकिन वो गैर मराठावाद भी उन्होंने किया। उन्होंने गुजरात में गैर पटेलवाद भी किया था, पाटीदार के खिलाफ भी किया था। बाद में पाटीदार से एक समझौता हो गया। तो इस तरीके से हर जगह उन्होंने एक डिविजिव पॉलिटिक्स की है। पंजाब को हम नकार के चलेंगे, किसान आंदोलन को सुनेंगे ही नहीं, चाहे जो हो जाए अंजाम। हाँ, चुनाव का इसकी जरूरत आएगी तो उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले हम कृषि कानून वापस ले लेंगे, लेकिन उसके लिए क्षमा नहीं
कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल कि शायद हम आपको समझा ना पाए, हमारी तपस्या में कमी रह गई, इस तरह की बात। लेकिन कहीं क्षमा भाव नहीं है, वो डिविजिव पॉलिटिक्स है। तो मुसलमानों को लेकर के डिविजिव पॉलिटिक्स बीजेपी को सूट करती है कि आप 14.5% को अगर धिक्कारते हैं तो बाकी 85.5 में जितना आ जाए हमारे पक्ष में, तो ये उनकी कोशिश होती है। हालांकि ये समझना होगा कि आज भी हिंदुओं का बहुत बड़ा वर्ग इस डिविजिव पॉलिटिक्स के खिलाफ है, इसलिए ये डिविजिव पॉलिटिक्स सही नहीं हो पा रही है, सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। बीजेपी एक पार्टी के तौर पर अपनी उस पॉलिसी को जारी रखे हुए है, इसलिए वो किसी मुसलमान को मंत्रिपरिषद में जगह नहीं दे रही है। यहाँ तक कि एनडीए और चंद्रबाबू जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को भी इतनी हिम्मत नहीं कि बोले कि मेरे किसी मुस्लिम सांसद को आप मंत्रिपरिषद में जगह दें। ये आप इसको मानिए, इसको आप घुटने टेकना भी बोल सकते हैं। पर फिर स्टेट में नुकसान नहीं होगा इन दोनों को? हालांकि चलिए 5 साल सेव है, प्रॉपर नंबर है, हालांकि नीतीश कुमार तो नहीं, बिहार तो थोड़े दिनों में चुनाव में जाने वाला है, नुकसान तो करेगा। देखिए, नुकसान इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इसकी क्षतिपूर्ति के लिए ये बयान देना अब से शुरू कर चुके हैं कि हमारे रहते मुसलमान के खिलाफ में बीजेपी एक भी काम नहीं कर सकेगी। और इस बीच में वो थोड़े बयान पर अंकुश लगा देंगे। आप देख रहे हैं कि आजकल तो जय श्री राम का नारा भी बंद कर दिया इन्होंने, तो मुस्लिम विरोध के डायलॉग्स भी अब कम आने लगेंगे, थोड़ा सा एकोमोडेशन चलेगा। वहाँ चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को रिजर्वेशन देते हुए कुछ दिखेंगे तो उस पर भी ये चुप्पी लगाएंगे, तो ये कहेंगे कि भाई हम देखो हम तो कर लिए बीजेपी में रहते हुए, तो एक एकोमोडेशन है। तो इस वजह से अगर हमारा मंत्री भी नहीं हुआ तब भी हम मुसलमानों को नुकसान होने नहीं दे रहे हैं। तो ये समझा सकते हैं, ऐसा भी नहीं। राजनीति है, राजनीति तो परसेप्शन का ही खेल है। परसेप्शन में अगर वो बता दिए कि हमने एनडीए बीजेपी सरकार को पहले से के मुकाबले दुरुस्त कर दिया, तो जनता को दिखेगा भी कि पहले मोदी सरकार ऐसी थी और अब ऐसी है। इसका मतलब दोनों ने उनको बैलेंस किया है। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। बहुत शुक्रिया सर, आपका समय लिया, आप जुड़े इस चर्चा में। और कोशिश यही है कि हर जो ज्वलंत मुद्दे हों उस पर हम चर्चा करें। और दर्शकों से भी गुजारिश कि आप इस पूरे कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें चैनल को, सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमें भी स्ट्रेंथ मिले और अच्छा काम करने की। बहुत शुक्रिया प्रेम जी, आप हमारे साथ जुड़े।